आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे एसिड एंड बेस के, जो है अरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लेवेस कॉन्सेप्ट। वन बाय वन हम इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So what is an acid? According to Arrhenius concept, a substance that contains hydrogen and produces hydrogen ions in aqueous solution is called an acid. फ्रेंड्स, अरेनियस के मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर हाइड्रोजन का मौजूद होना ज़रूरी है, और जब कभी हम उसे वाटर में ऐड करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे। ऐसा सब्सटेंस हमारे पास अरेनियस के मुताबिक एसिड कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl को अगर हम लेते हैं और उसे वाटर में ऐड करते हैं तो याद रखिए फ्रेंड्स कि हम जानते हैं कि HCl जो है डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयंस में एंड क्लोराइड आयंस में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि HCl के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, और जब हम उसे वाटर में मींस एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होता है एज अ रिज़ल्ट कि ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है वाटर में। यही वजह है कि अरेनियस के मुताबिक ये एक एसिड है। Now, what is a base? According to Arrhenius concept, a substance that contains hydroxyl groups and produces hydroxyl ions in aqueous solution is called a base. अरेनियस के मुताबिक बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मौजूद होना ज़रूरी है, और जब हम उसे वाटर में ऐड करेंगे तो याद रखिए फ्रेंड्स कि ऐसा सब्सटेंस हमेशा हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। ये बेस कहलाएगा अरेनियस के मुताबिक। ठीक है फ्रेंड्स, अरेनियस ने क्या 2 शर्त रखी है हमारे पास यहाँ पर कि पहली बात ये कि हर वो सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा, सेकेंडली कि जब हम उसे वाटर में ऐड करेंगे मींस एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो हमेशा हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा सब्सटेंस बेस कहलाएगा अरेनियस के मुताबिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप देखें तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलकर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है अरेनियस की जो कि बेस के लिए है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मौजूद होना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। सेकेंडली अगर हम बात करें इसकी डिसोसिएशन की हाइड्रोक्सिल आयंस की, तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है सोडियम आयंस में एंड हाइड्रोक्सिल आयन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड रिक्वायरमेंट जो अरेनियस की है कि बेस जो होगा जब वाटर में हम ऐड करेंगे तो वो हाइड्रोक्सिल आयंस में प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में ऐड किया गया तो वो डिसोसिएट हो गया सोडियम आयंस में एंड हाइड्रोक्सिल आयन में। यही वजह है कि फ्रेंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और अरेनियस ने इसकी जो शराइत बताई है वो भी ये इसको फुलफिल कर रहा है। डिस्कस करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और वो है हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस। सो व्हाट इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस? अ सब्सटेंस विच बिहेव्स एज एन एसिड इन बेसिक सॉल्यूशन एंड एक्ट्स एज अ बेस इन एसिडिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो ज़रूरत के मुताबिक एसिड के तौर पर भी बिहेव कर सकता है और ज़रूरत के वक्त पर वो बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकता है, तो वो सब्सटेंस हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाता है। बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि वो सब्सटेंस जो एसिड के तौर पर बिहेव करेगा बेसिक सॉल्यूशन में और बेस के तौर पर बिहेव करेगा एसिडिक सॉल्यूशन में, तो ये सब्सटेंस हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है एम्फोटेरिक सब्सटेंस की, वो है वाटर।
H2O। H2O में ये क्वालिटी मौजूद है कि ये हमारे पास एसिड के तौर पर भी बिहेव करता है और बेस के तौर पर बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर किस तरीके से बनता है। वाटर जो होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन से अब आपस में कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफिक रेशियो में, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होता है। और हम जानते हैं कि H प्लस आयंस रिप्रेजेंट करता है एसिड को एंड OH माइनस आयंस यानी हाइड्रोक्सल आयंस रिप्रेजेंट करते हैं बेस को। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से स्पेसिफिक रेशियो में हमारे पास वाटर की प्रोड्यूस होता है। तो वाटर में ये क्वालिटी मौजूद है कि ये एज एन एसिड भी बिहेव करता है और एज अ बेस भी बिहेव करता है। चलिए जानते हैं इसको डिटेल में। डिस्कस करते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। So what is an acid? According to Bronsted-Lowry concept, an acid is a substance that donates or tend to donate a proton. फ्रेंड्स, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है। अब प्रोटॉन क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन जो है ये प्रोटॉन कहलाता है। आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन के साथ ब्रैकेट में H प्लस मैंने लिखा जो कि हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोटॉन कहलाता है। ये क्यों प्रोटॉन भी कहलाता है? क्योंकि H प्लस आयंस में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन नहीं होता। यही वजह है कि हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहा जाता है। फ्रेंड्स, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने हमें ये बताया कि एसिड जो होगा हमेशा प्रोटॉन को डोनेट करेगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं HCl की। HCl एक एसिड है। क्यों ये एसिड है? क्योंकि ये डिसोसिएट होने के बाद हमें हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयंस प्रोवाइड करता है और हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन जो है प्रोटॉन भी कहलाता है और यहाँ पर एसिड ने हमें प्रोटॉन को डोनेट किया है। यही वजह है कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक HCl एसिड है। So what is a base? According to Bronsted-Lowry concept, a base is a substance that can accept or tend to accept a proton. फ्रेंड्स, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं अमोनिया की, जिसे NH3 से रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अमोनियम आयन फॉर्मेशन कर रहा है। यही वजह है कि हमारे पास अमोनिया एक बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। Now what is acid-base reaction? The acid-base reaction is the transfer of proton from acid to base. फ्रेंड्स, एसिड बेस रिएक्शन में हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है एसिड से बेस को। जैसे कि हम जानते हैं कि HCl एक एसिड है क्योंकि ये डोनेट करता है प्रोटॉन बेस को, जबकि अमोनिया एक बेस है क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को एसिड से। और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयंस। यहाँ पर जो अमोनियम आयन है हमारे पास, ये कंजुगेट एसिड कहलाता है, जबकि क्लोराइड आयन जो फॉर्मेशन हो रही है वो कंजुगेट बेस कहलाता है। चलिए डिस्कस करते हैं कि कंजुगेट एसिड एंड बेस क्या होते हैं। कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक जर्नल इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पर एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं HA से एंड बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल B से। हम जानते हैं कि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है जबकि बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अब इस एसिड बेस के रिएक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो है कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंजुगेट एसिड को रिप्रेजेंट किया गया है Hb पॉजिटिव आयन से, जबकि कंजुगेट बेस को रिप्रेजेंट किया गया है A नेगेटिव आयन से।
इस जनरल इक्वेशन को हम अब अप्लाई करते हैं केमिकल इक्वेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HCl जो कि एक एसिड है रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ जो कि एक बेस है, और इस एसिड बेस के रिएक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स। यहाँ पर अमोनियम आयन्स हमारे पास जो है वो कंजुगेट एसिड है, जबकि क्लोराइड आयन जो है वो कंजुगेट बेस है। फ्रेंड्स याद रखिए कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होगी, आप देख सकते हैं जैसे कि अमोनियम आयन, ये हमेशा कंजुगेट एसिड कहलाएंगे। ठीक है, मीन्स जिस किसी के ऊपर हमारे पास प्लस चार्ज होगा, या हम ये कहेंगे कि जब कभी हमारे पास कैटाइन आएगा तो वो हमेशा हमारे पास कंजुगेट एसिड कहलाएगा। जबकि दूसरी तरफ कंजुगेट बेस को पहचानने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब कभी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो याद रखिए कि वो हमेशा कंजुगेट बेस होगा। अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को एनायन भी कहते हैं। फ्रेंड्स कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है, तो याद रखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास जो कंजुगेट एसिड है इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास जब कभी प्रोटॉन जो होगा बेस एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके बाद हमारे पास कंजुगेट एसिड फॉर्मेशन होगी। जबकि कंजुगेट बेस कैसे बनेगा हमारे पास कि इसकी फॉर्मेशन के लिए जब एसिड लॉस कर लेगा प्रोटॉन को, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कंजुगेट बेस फॉर्मेशन होती है। रिपीट करती हूँ कि कंजुगेट एसिड हमारे पास किस तरीके से फॉर्म होता है कि जब कभी हमारे पास प्रोटॉन जो होगा बेस एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कंजुगेट एसिड फॉर्मेशन होगी। जबकि कंजुगेट बेस हमारे पास किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होगी कि जब कभी एसिड जो होगा लॉस कर लेगा प्रोटॉन तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कंजुगेट बेस फॉर्मेशन होगी। तो एसिड क्या बना रहा है, कंजुगेट बेस बना रहा है, और बेस क्या बना रहा है, कंजुगेट एसिड बना रहा है। So what is conjugate acid? A base after accepting a proton becomes an acid and is known as conjugate acid. फ्रेंड्स याद रखें कि बेस जब कभी एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को एसिड से तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो है कंजुगेट एसिड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अमोनिया बेस है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को HCl से, जो कि एक एसिड है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन जो है कंजुगेट एसिड है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है कि जब अमोनिया ने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन को HCl से तो इसके रिजल्ट में अमोनियम आयन्स फॉर्मेशन हुई है जो कि एक कंजुगेट एसिड है। अब फ्रेंड्स याद रखिए कि बेस और कंजुगेट एसिड के दरमियान अगर आप देखें तो सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि NH3 जो है वो एक बेस है, जबकि अमोनियम आयन जो है एक कंजुगेट एसिड है, और इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, जिसकी वजह से अमोनिया बेस और अमोनियम आयन कंजुगेट एसिड कहला रहा है। एक और बात याद रखने की ये है कि अगर हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो याद रखें कि इसका जो कंजुगेट एसिड फॉर्मेशन होगी वो हमेशा वीक एसिड होगा। Now what is conjugate base? An acid after donating a proton becomes a base and is known as conjugate base. फ्रेंड्स याद रखें कि एसिड जब डोनेट कर देता है अपना प्रोटॉन बेस को तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कंजुगेट बेस फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास HCl की जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब ये डोनेट कर देता है प्रोटॉन अमोनिया को जो कि एक बेस है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्लोराइड आयन्स फॉर्मेशन होती है, और ये क्लोराइड आयन जो है हमारे पास
कंजुगेट बेस कहलाता है। फ्रेंड्स याद रखें कि हमारे पास जो है सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है यहाँ पर, अगेन किसके दरमियान, एसिड के दरमियान और कंजुगेट बेस के दरमियान। आप देख सकते हैं कि एसिड में हमारे पास HCl है, जबकि यहाँ पर जो कंजुगेट बेस फॉर्मेशन हो रही है मींस क्लोराइड आयंस, तो यहाँ पर इसने ये प्रोटॉन डोनेट कर दिया है बेस को, जिसके रिजल्ट में अब हमारे पास एक प्रोटॉन की कमी की वजह से कंजुगेट बेस फॉर्मेशन हो रही है, जो कि है क्लोराइड आयंस। फ्रेंड्स याद रखें कि जब कभी हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका कंजुगेट बेस जो बनेगा वो वीक कंजुगेट बेस होगा। डिस्कस करते हैं थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, जो है हमारे पास लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। डिस्कस करते हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके ज़रिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेविस एसिड एंड लेविस बेस को। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि लेविस एसिड क्या है। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लेविस के मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्यों लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है? फ्रेंड्स याद रखिए कि एसिड जो होता है उसके पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है अपने वैलेंस शेल में, और वो अपने वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है ताकि उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि जो लेविस एसिड होते हैं वो एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। याद रखें कि जो लेविस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करते हैं या इलेक्ट्रॉन लविंग बिहेवियर शो करते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन लविंग बिहेवियर शो करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एसिड होते हैं उनके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यही वजह है कि वो इलेक्ट्रॉन लविंग बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके ज़रिए हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेविस एसिड को, वो ये है कि ऑल द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ और कैटाइंस आर लेविस एसिड। फ्रेंड्स याद रखिए कि हमेशा हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होंगी या कैटाइंस होंगे वो लेविस एसिड होंगे। ठीक है, साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स विद सेंट्रल एटम्स विच नीड वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल आर लेविस एसिड। फ्रेंड्स याद रखिए कि मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम को एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, मीन्स उनके पास सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की शॉर्टेज होती है और वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को ताकि अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर ले, तो ये लेविस एसिड कहलाते हैं। अब जानते हैं कि लेविस बेस क्या है। अकॉर्डिंग टू लेविस, एन बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। फ्रेंड्स लेविस बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। अब बेस क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा? फ्रेंड्स दर हकीकत बेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है। किसे डोनेट करेगा? लेविस एसिड को। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि लेविस एसिड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। फ्रेंड्स न्यूक्लियस लिविंग बिहेवियर जो स्पीशीज शो करती है उसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्यों न्यूक्लियस लिविंग बिहेवियर शो करता है? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं लेविस एसिड को। यही वजह है कि लेविस बेस एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। थर्ड पॉइंट जिसके ज़रिए हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेविस बेस को, वो ये है ऑल द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ और एनाइंस आर लेविस बेस। फ्रेंड्स याद रखिए कि हमारे पास तमाम जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं जिसे एनाइन कहा जाता है वो लेविस बेस कहलाते हैं। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूट्रल स्पीशीज़ बेयरिंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेविस बेस।
वो न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, तो वो भी लिविस बेस कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स फर्दर कि हमारे पास जो हमने डिस्कस किया थर्ड पॉइंट में लिविस एसिड एंड लिविस बेस की, कि कैटाइंस जो होते हैं वो हमारे पास लिविस एसिड होते हैं और एनाइंस जो होते हैं वो लिविस बेस होते हैं। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि जो सेंट्रल एटम किसी भी मॉलिक्यूल में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की शॉर्टेज होगी वो लिविस एसिड कहलाएगा, और जो न्यूट्रल स्पीशीज़ होती हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है मौजूद होता है वो हमारे पास लिविस बेस कहलाता है। इनकी एग्जांपल्स हम लेंगे ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें लिविस एसिड एंड लिविस बेस को। डिस्कस करते हैं फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें लिविस एसिड एंड लिविस बेस को। फ्रेंड्स, ऑल द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दैट आर आल्सो नोन एज कैटाइंस आर लिविस एसिड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, सिल्वर आयन एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि तमाम वो स्पीशीज जो कि कैटाइंस होंगे, मीन्स उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो लिविस एसिड कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, सिल्वर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ज़रिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसी तमाम स्पीशीज़ जो कि कैटाइंस होंगे, मींस उन पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो वो हमेशा एसिड होंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर लिविस बेस की बात की जाए तो फ्रेंड्स, ऑल द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ दैट आर आल्सो नोन एज एनाइंस आर लिविस बेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सल आयंस, क्लोराइड आयंस एक्सेट्रा। याद रखें कि तमाम वो स्पीशीज़ जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे, मीन वो एनाइन होंगी। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सल आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, फ्लोराइड आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, जबकि क्लोराइड आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये तमाम स्पीशीज इस तरह की जो कि एनाइंस होंगी वो हमेशा बेस कहलाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो है मॉलिक्यूल विद सेंट्रल एटम्स विच नीड वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल आर लिविस एसिड। फॉर एग्जांपल बोरॉन, फ्लोराइड, अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और डिस्कस किया वो ये कि तमाम वो मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम को एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हमेशा एसिड कहलाएंगे लिविस के मुताबिक। एग्जाम्पल हमने ली बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड की। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में सेंट्रल एटम जो है वो बोरॉन होता है हमेशा, और बोरॉन की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसे अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट है और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन पेयर की या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यही वजह है जिसकी वजह से ये लिविस एसिड कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड की अगर बात की जाए तो अल्मोनियम जो कि सेंट्रल एटम होगा इस मॉलिक्यूल में और इसके भी वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम जानते हैं कि इसे अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, जिसे ऑक्टेट कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास लिविस एसिड है। जबकि दूसरी तरफ अगर लिविस बेस की बात की जाए, जैसे कि हम जानते हैं कि लिविस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं। फ्रेंड्स, यही वजह है कि ऑल द न्यूट्रल स्पीशीज़ विच बेयरिंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लिविस बेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमोनिया, वाटर, ईथीन एक्सेट्रा। ठीक है, तमाम वो न्यूट्रल स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ताकि वो इजीली उसे डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने ली अमोनिया की, वाटर की और ईथीन की। ठीक है, वो अब अमोनिया में हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वाटर में भी हम देखें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर ईथीन की बात हम करते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मौजूद नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और ये एक न्यूट्रल स्पीशी है। यही वजह है कि ये लिविस बेस कहलाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं कि लिविस एसिड और लिविस बेस का रिएक्शन कैसे होगा।
एग्जाम्पल में हम लेते हैं अमोनिया को। अमोनिया में हम जानते हैं कि जो सेंट्रल एटम है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की जो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल होता है, वहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बना रहा होते हैं, आप देख सकते हैं 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, जबकि नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। यही वजह है फ्रेंड्स कि ये लेविस बेस कहलाता है। अब दूसरी तरफ ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन आयन के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होगा, इस रिएक्शन के रिजल्ट में नाइट्रोजन जो होगा अमोनिया से ये डोनेट कर देगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, अमोनियम आयन फॉर्मेशन होगी। अब ये जो अमोनियम आयन फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एक मॉलिक्यूल में से आप देख सकते हैं जो हमारे पास अमोनिया है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। सही है, तो मीन्स वन साइड से डोनेशन हो रही है, एक डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से बेस कहलाएगा, जबकि हाइड्रोजन आयन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है एसिड कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके ज़रिए आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे लेविस एसिड एंड लेविस बेस को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अमोनिया रिएक्ट कर रहा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ। यहाँ पर अमोनिया जो है, इसमें सेंट्रल एटम हमारे पास नाइट्रोजन है, और इसकी अगर वैलेंस शेल की बात की जाए तो हम जानते हैं कि इसके वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और 1 जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में हम जानते हैं कि बोरॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीनों के तीनों जो हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है। बोरॉन और फ्लोरीन जो है आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो बोरॉन है, इसको अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर बोरॉन ने जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में हो गए, 2 दूसरे में और 2 तीसरे में, तो 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइम पर बोरॉन की आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं, और इसे अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो अब क्या होगा इस रिएक्शन में कि अमोनिया में से जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन को। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, यही वजह है कि ये लेविस बेस कहलाएगा, जबकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने की वजह से लेविस एसिड कहलाएगा। और इस एसिड बेस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन तब होती है जब किसी मॉलिक्यूल्स में से एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है दूसरे मॉलिक्यूल के एटम को, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यहाँ प्रोडक्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और बोरॉन के दरमियान रेड एरो है जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है।